शुरुआत में ही मैं ये बताना चाहता हूँ, जब ये प्रेरणा केंद्र प्रेरणादायक तरीके से काम करना प्रारंभ किया था, तब प्रचार विभाग के दायित्व मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी तब से लेकर यहाँ जो चल रहा है विशेष कार्य के बारे में जानकारी तो मिलते रहते थे। संघ के बैठकों में इस प्रकार के विशेष वृत्त सुनने को मिलते थे। बाद में जब प्रचार विभाग का दायित्व आया, तब से लेकर प्रेरणा केंद्र यहाँ के जो मीडिया रिलेटेड जो काम चल रहा है, इससे जुड़ने के लिए, अनेक बार कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए, और उसमें एक बार इस विमर्श कार्यक्रम में भी भाग लेने का सौभाग्य मेरे को मिला है। वहाँ से लेकर उस समय में जब आया था, उस समय कार्यालय में ही था कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों की संख्या भी एक प्रकार से इससे 1/3 होंगे, 1/3 होंगे। प्रेरणा किस हद तक जो इसका जो एक्सपेंशन हुआ है, विकास हुआ है, ये देखकर भी मेरे को बहुत आनंद आ रहा है। जो इसके सभी कार्यकर्ताओं को मैं मनपूर्वक हृदय से अभिनंदन वंदन दे रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम में शुरुआत में ही सिनेमा को लेकर और माध्यम में वार्ता जो समाचार लिखने का या लेख लिखने का जो प्रतिस्पर्धा हुई, उसके समान उन लोगों को सम्मान यहाँ जो हम लोगों ने किए हैं। सिनेमा के बारे में अभी भारतीय चित्र साधना के कार्यकर्ता, इसके जो कार्यदर्शी अतुल जी ने कम समय में है तो भी क्या, उन्होंने उसका उद्देश्य स्पष्ट रूप में बताया है। सिनेमा हम सभी को मालूम है एक कला है, वो एक मीडियम भी है, एक मीडियम या माध्यम। उसका महत्व, उसका जो प्रभाव कितने हैं हम सभी को मालूम है। कला भारतीय दृष्टि पर अगर देखा है तो प्रेरणा के तत्वावधान में इस प्रकार के कार्यक्रम करने के पीछे भारतीय कला को भारतीय माध्यम दृष्टि समाज के बीच में ठीक तरह से पहुंचाने के लिए हम काम करते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप में बीच बीच में हम अपना जो मूल सोच क्या है इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। कला यानी क्या है हमारे कल्पना में, नाटक यानी क्या है, संगीत यानी क्या है, नृत्य यानी क्या है, सिनेमा यानी काय के लिए है, भारतीय सिनेमा का जो उद्गम कहाँ से हुई, इस सभी के बारे में बार बार हम यहाँ चर्चा करते हैं। हम सभी को मालूम भी है कला मुक्ति के लिए है भारत में। यहाँ बताया केवल मोद के लिए नहीं, बोध के लिए भी है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र जब प्रस्तुत किया उस समय उन्होंने इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप में परिभाषित किया है। कला यानी केवल मोद के लिए नहीं, बोध के लिए भी है, विचार प्रदान करने के लिए भी है। हमारे बहुत पहले ही एक बात बताते हैं, सा कला या विमुक्त, ये कला यानी मुक्ति के लिए है, आत्यंतिक मुक्ति के लिए है। ये हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ये महत्वपूर्ण बात है। और भरत मुनि ने ही बहुत स्पष्ट रूप में एक और बात बताया था, ये कला या नृत्य या नाट्य एक पंचम वेद है। 4 वेद संस्कृत के अनभिज्ञता के कारण या ठीक तरह से नॉलेज नहीं है, इसके कारण वेद समझने के लिए या कुछ दार्शनिक उन्नति नहीं है, स्पष्टता नहीं है, इसलिए समझने के लिए दिक्कत है। ऐसे लोगों को भी वेद का, उपनिषद का, पुराण का, महाभारत का, इतिहास का जानकारी देने के लिए ही ये कला का जो निर्माण किया है, नाटक का निर्माण किया है।
ब्रह्मदेव ने कहते हैं, सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्व शिल्प प्रवर्तकम नाट्याख्यम पंचमम वेदम सेतिहासम करोम्यहम। मैं कर रहा हूं ये नाट्य या कला को काय के लिए? ये इतिहास के साथ जुड़े हुए एक पंचम वेद इस रूप में सर्वधर्म शास्त्र सब सम्मिलित है, शिल्प सुंदर तरीके से ये रखते हैं। मैं ये इतना यहाँ बताने के कारण, हम जो कला के बारे में चर्चा करने के समय, सिनेमा के बारे में चर्चा करने के समय बहुत सारे लोगों को लगता है सभी लोग कला, सभी लोग नाटक करते हैं, फिल्म करते हैं, हम भी इसमें क्यों आना चाहिए? आने का उद्देश्य सभी क्षेत्र में स्व का एक प्रकार का एस्टैब्लिश करने का जरूरत है। सभी क्षेत्र में करना चाहिए था ये सब बातें 1947 अगस्त 15 को, जब हम पॉलिटिकली फ्रीडम हमको मिला है, राजनैतिक स्वाधीनता मिले है। मैं इसको स्वतंत्रता शब्द जानबूझकर उपयोग नहीं करता हूँ। हम सभी को भाषा के विद लोग भी है, स्वाधीनता और स्वतंत्रता के बीच में बहुत फर्क है। हम तो लेकिन भाषा के क्लास में, हिंदी भाषा के क्लास में स्वतंत्रता के एक पर्यायवाची शब्द इस रूप में स्वाधीनता का उपयोग करते हैं, तो भी दो बातों में समानता है स्व शब्द के बारे में, लेकिन दूसरे दोनों शब्द दो प्रकार का है, अधीनता है, तंत्र है। जब हमारे सेल्फहुड के आधार पर सत्ता चालन करते हैं उस समय स्वाधीन हो गया, ऐसा कह सकते हैं। हमारे जो सत्ता में कौन आना है, पॉलिटिकल सत्ता में कौन आना है, यह तय करने के लिए थोड़ा बहुत हम इंडिपेंडेंट हो गया है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, हम क्यों अभी 75 इयर्स के बाद भी, 75 साल के बाद भी भविष्य के भारत क्या है, इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? जो सपना हमने देखा था, दोस ड्रीम्स विच हैव सीन आवर फोरफादर्स, हमारे पूर्वजों ने क्या सपना देखा था स्वतंत्रता संग्राम करने के समय, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हम बार बार सोचना पड़ता है, हमारे सपने में जो भारत है वो भारत निर्माण करना चाहिए, ऐसा वो नहीं हुआ। होना है तो 2019 में, 2019 में विजयदशमी के संदर्भ में, हम सब संघ प्रेरित काम करने वाले लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है वो उदाहरण यहाँ एकदम रिलेवेंट है। इसलिए विजयदशमी भौतिक देते हुए पूजनीय सरसंघ चालक जी ने, मोहन जी भगवत ने एक बात बताया, पूरे भौतिक का एक मुख्य फोकस क्या है ऐसा देखा है तो दिस वाज दैट सेंटेंस, ये है वो वाक्य। क्या था? भारत का जो समस्याओं को अगर सोल्व करना है तो, इफ यू वांट टू सोल्व द प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग इन सोशल, एजुकेशनल, इंडस्ट्री, प्लानिंग, कल्चरल और पॉलिटिकल, ये सब सोल्व करने के लिए एक ही उपाय है, स्व केंद्रित अप्रोच होना चाहिए, सेल्फहुड सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए, भारत के स्व, इसको होना चाहिए। लेकिन 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली, सही में उस समय करना चाहिए था ये बात, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उस समय जो सत्ता में आए हुए व्यक्ति पहले ही बताया था, आई एम दी लास्ट इंग्लिश मैन हु इज गोइंग टू रूल दिस भारत। कितना गर्व से बताए हैं वो महानुभाव, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है ना, आप सभी को मालूम है कौन है वो बताते हैं। अब हमेशा एक और बात भी वो कहते हैं, ऐसा पत्रकार लोगों ने लिखा है, गालब्रिथ, ऐसे एजे गालब्रिथ ने उनके पुस्तक में भी लिखा था, वही महानुभाव हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने एक बार बताया था, बाई कल्चर आई एम ए मुस्लिम, हाँ उनकी संस्कृति मुसलमान का है, बाई एजुकेशन एंड मॉडर्न थिंकिंग आई एम ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई हूं, एंड बाई एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू। वो क्या है वो एक्सीडेंट, वो आपदा क्या है, इसके बारे में पूजनीय सुदर्शन जी हमेशा कहते हैं एक मजेदार घटना, वो बताते शायद उनके जन्म के पहले ब्रह्मलोक से या सृष्टि के सृजन करने के जगह से दो बीज प्रयाण प्रारंभ किए होंगे, एक तो एक मुसलमान महिला के गर्भपात्र में प्रवेश करने के लिए, दूसरा एक हिंदू काश्मीरी गर्भपात्र में प्रवेश करने के लिए प्रवास किए होंगे। देवलोक का कुछ ट्रैफिक जाम के कारण दोनों में टकराव हुई और दोनों के रास्ता बदल गए।
What else was that accident which Mr. First प्रधानमंत्री, कौन सा एक्सीडेंट के बारे में बता रहे हैं? मैं एक्सीडेंटली हिंदू हो गया है, क्या एक्सीडेंट हुआ था? सुदर्शन जी हमेशा पूछते थे। ये व्यक्ति देखिए, स्वतंत्रता मिलने के बाद, यहां संस्कृत का भी उल्लेख हुआ है इसलिए मेरे मन में वो याद आ रहे हैं। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति क्या होना चाहिए, इसको लेकर चर्चा हुई। उसमें बाबा साहब अंबेडकर सहित सब लोग थे। बाबा साहब अंबेडकर सहित लोगों ने एक बात बताया, भारत को समझना है तो, भारत के विशाल और वरिष्ठ ऐसे ज्ञान परंपरा में प्रवेश करना है तो संस्कृत के कुंजी की जरूरत है। वी नीड द की ऑफ संस्कृत टू ओपन दैट निधि पेटक हमारे संस्कृत, हमारे विज्ञान ज्ञान के परंपरा में। बिकॉज संस्कृत इज नॉट जस्ट अनदर लैंग्वेज, एक भाषा केवल नहीं है, वो एक सब्जेक्ट भी है। फिजिक्स जैसा, जियोलॉजी जैसा, केमिस्ट्री जैसा एक सब्जेक्ट भी है संस्कृत। नॉट ओनली दैट, इट्स ए गोल्डन की, एक सुवर्ण कुंजी है। काय के लिए? हमारे खजाना को ओपन करने के लिए। कौन सी खजाना? भारतीय ज्ञान परंपरा के, ज्ञान व्यवस्था के, ज्ञान संपत्ति के खजाना को ओपन करना है तो आपके इंग्लिश के द्वारा हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता, संस्कृत के द्वारा होना चाहिए। इसलिए अंबेडकर साहब ने बताया संस्कृत हमारे भाषा इस रूप में महत्व देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बताया, महात्मा गांधी जी भी पहले बताया था, आप भारत को समझना है तो गीता पढ़िए, गीता समझना है तो संस्कृत पढ़िए, ऐसा बताते थे। संस्कृत की जरूरत है। लेकिन डू यू नो व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ द पर्सन हु वाज सिटिंग ऑन द अध्यक्ष पीठ? व्यासपीठ में बैठे हुए व्यक्ति ने उत्तर दिया, व्हाट? संस्कृत इट्स अ डेड लैंग्वेज। संस्कृत वो एक मृत भाषा है। संस्कृत भारत में मरा है क्या कभी भी? अभी इन लोगों ने बहुत कोशिश किया लेकिन अभी भी वो मरा नहीं। हमारे घर पे एक छोटा सा पूजा किया है तो भी हम कौन सी भाषा में श्लोक करते हैं? कौन सी भाषा? संस्कृत है। फिर भी वो संस्कृत के बारे में, जीवंत संस्कृत के बारे में, अनपढ़ लोगों के घर में भी जीवंत संस्कृत के बारे में वो महानुभाव ने बताया, संस्कृत मृत भाषा है। संस्कृत को महत्व दिया है तो हमको, ऐसा भी एक है ना, मंकी बैलेंसिंग ऐसा एक प्रयोग है। वो प्रयोग यानी अगर संस्कृत को प्राधान्य दिया है तो बैलेंसिंग करने के लिए उर्दू को भी देना है। एक संस्कृत अध्यापक को अगर नियुक्त करना है तो पढ़ने के लिए बच्चा नहीं है तो भी उर्दू को भी एक को रखना चाहिए। दिस टाइप ऑफ एक प्रकार का क्या कहूं, एक पुरुष है क्या, महिला है क्या, मालूम नहीं, एक नपुंसक ऐसा शब्द प्रयोग करना आजकल वो भी बहुत गंभीर इलीगल टर्म है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। एक क्लीबता कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अच्छा प्रयोग किया है, क्लैब्यम अस्मगम पर्थ नहीं तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, ऐसा बताया। क्लीबता छोड़ना चाहिए था, छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए संस्कृत को उन्होंने स्वागत नहीं किया। हम सभी को मालूम है, इस्राएल ऐसा एक देश जब स्वतंत्र हुआ था उस समय इस्राएल के भाषा समझने वाले उंगली परिमित था। एक हाथ के उंगली में गिन सकते थे कितने लोगों को वहां के भाषा मालूम था ये सब। लेकिन उन लोगों ने जब देश वापस मिला था उन्होंने उनकी भाषा को पुनर्जीवित किया। लेकिन भारत में क्या क्या ये सभी हम सभी को मालूम है। दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम क्या है? स्वकेंद्रित अप्रोच नहीं है, भाषा के दृष्टि पर नहीं थे। ये क्यों हुआ? इसका भी कारण है। That particular gentleman, when I am talking about a person, you don't think that I am criticizing a single person. I am just mentioning a school of thought. एक विचारधारा के बारे में बता रहा हूं। भारत विरोधी, भारत तोड़ना, भारत तोड़ो, उस प्रकार यात्रा करते हैं ना लोग। ये भारत तोड़ने के यात्रा करने वाले लोगों की एक विचारधारा है। वो विचारधारा भारतीय दर्शन के, भारतीय स्वत्व के हमेशा खिलाफ है। This particular gentleman who was the leader of that particular school of thought, वो एक अनडिक्लेयर्ड अघोषित अंग था कम्युनिस्ट पार्टी का। He was a permanent member of, वो तो एक, सॉरी मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है वो, इसलिए बीच बीच में अंग्रेजी आते हैं, क्षमा कीजिए। वो एक
असभ्य सभ्य थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में, लगातार पार्टिसिपेट करते थे। 1936 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भाग लेने के लिए यह महानुभाव गए थे, हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति गए थे, और उसमें साइड लाइन्स में कम्युनिस्ट पार्टी का, हम बैठे हुए लोगों में अधिकांश लोग संघ से लगभग 100% ऐसा लगता है, इसलिए चौहान जी को आप सभी को जरा जगाना पड़ा, नहीं तो सभी लोग ऐसा ही बैठे हैं भौतिक सुनने के जैसा, संघ कार्यक्रम में भौतिक सुनने के जैसा, हाथ भी नहीं हिलते हैं। मैं देख रहा था यहाँ इतना सुंदर सम्मानदान हुआ, मैंने सोचा था ये सब उठाकर कम से कम बच्चे लोग उठकर हाथ ताली बजाने वाला है, ऐसा कृपा करके अभी ताली बजाइए उन बच्चों के लिए जो आपको वो सम्मान मिला है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे लिए नहीं, वो सम्मान मिले हैं ना उन लोगों के लिए है, वो प्राइज मिले हैं, उस समय होना चाहिए था। मैं तो बता रहे थे उस समय अतुल जी को, ये सब संघ स्वयंसेवक बैठे हैं, नहीं तो सेविका समिति के सेविका लोग बैठे, ऐसा लगता है, क्योंकि भौतिकों में हाथ हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन नहीं होना ऐसा नहीं मैं बताया। देखिए संघ स्वयंसेवकों को मालूम है, संघ रिलेटेड लोगों को पालक शब्द यानी किसी विविध क्षेत्र के पालक संपर्क अधिकारी कहते हैं। इस प्रकार भारत के कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, मैंने जानबूझकर शब्द प्रयोग किया, भारत के कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों में फर्क है। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये दोनों में शब्द का फर्क है। कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ अलग केंद्र में है, यहाँ कुछ यूनिट्स है, इसलिए उनका नाम देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नॉट इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, जनता पार्टी ऑफ भारत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पालक थे एक इंग्लिश कम्युनिस्ट पार्टी लीडर रजनी पामे दत्त। वो रजनी पामे दत्त से मिलने के लिए केवल उन्होंने इंग्लैंड में गए, क्यों? 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने थे ये, लखनऊ में कांग्रेस मीटिंग होने वाला था, उसके पहले कैन यू जस्ट बिलीव, आपको विश्वास रख सकते हैं कि ये महानुभाव रजनी पामे दत्त से डिक्टेट करके लिए लिखे हुए चीज प्रेसिडेंशियल एड्रेस के रूप में लखनऊ में किया है। मैं केवल आरोप नहीं करता हूं, आप भी गूगल करके देख लीजिए 1936 लखनऊ एसीसी सम्मेलन के अध्यक्ष भाषण, वो भाषण आप सुना है तो पहला 2 पैराग्राफ केवल पढ़िए, उसमें आपको मालूम हो जाएगा क्या क्या बातें बताए हैं कम्युनिज्म के इस प्रकार से अप्रिशिएट करते हुए, प्रशंसा करते हुए। कम्युनिज्म इज द ओनली आइडियोलॉजी विच इज गिविंग लाइट एंड होप टू द होल वर्ल्ड, लिखा है उन्होंने। कम्युनिज्म क्या देते हैं पता नहीं हमको, लेकिन वो बता रहे रूस इज द ओनली नेशन विच इज प्रोग्रेसिंग। इतना है तो भी हमको थोड़ा ठीक है चल ले, लेकिन अगले वाक्य से खतरनाक है। स्थिति देखकर ऐसा पता चलता है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म एंड क्रांतिकारियों के काम बहुत ठंडा हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए भारत के अंदर भी एक रेवोल्यूशन, वो बताया नहीं, लेकिन उनके मन के विचार ऐसा था। इन्होंने एक कम्युनिज्म के बारे में ये बात बताने के समय नागपुर के एक कार्यालय के एक छोटे कमरे में बैठकर एक व्यक्ति, एक ठाड़ी सब थे, पूजनीय गुरुजी गोलवलकर, उन्होंने कभी भारत के बाहर किसी देश का संदर्शन नहीं किया था। उनको किसी पत्रकार ने पूछा व्हाट इज कम्युनिज्म, कम्युनिज्म यानी क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कम्युनिज्म इज डिफेक्टिव इन थियरी एंड डिस्ट्रक्टिव इन प्रैक्टिस। कम्युनिज्म माने एक अधूरा है, विचारधारा के दृष्टि पर अधूरा है और प्रयोग में बहुत सारा आपत्तिजनक है, खतरनाक है, ऐसा बताया। क्यों? उनके दृष्टि था, इनका दृष्टि उस प्रकार का था। इसलिए उन्होंने उस समय आप अगर देखा है तो 30s के शुरुआत में गांधी जी और इनके बीच में बहुत गैप हो गया था। अभी इसलिए आप लोगों ने नहीं पूछना चाहिए मेरे को फिर गांधी जी ने इनको क्यों प्रधानमंत्री चुना, ऐसा मेरे को नहीं पूछना। इसका दूसरा कारण है, वो राजगोपाल आचार्य कहते हैं इसका कारण दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन इन द पार्टी इज लेस डेंजरस दैन ए मैन आउटसाइड द पार्टी। आने पार्टी के अंदर रहना ज्यादा खतरनाक नहीं है, बाहर रहे तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ऐसा राजगोपाल आचार्य ने उनके बारे में बताया था। सो मेरे कहने के मतलब
ये अप्रोच भारत के जो विकास के, भारत के प्रगति के, भारत के भविष्य कैसा होना, इस प्रकार के विचार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भी इस प्रकार था। इसलिए भारत का आर्थिक प्रगति के लिए कौन से मार्ग अपनाया? कौन से मार्ग अपनाया? मार्ग केवल रूस से मिला हुआ कम्युनिस्ट विचारधारा के आधार पर 5 ईयर प्लानिंग वगैरह शुरू किया। ये लेकर आगे चलने के लिए प्रयास किया। कहां तक पहुंचा मालूम हो गया, एकदम भारत की स्थिति बहुत खतरनाक है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो रहा है। उस समय क्या किया? मिक्सड इकोनॉमी लाने के लिए कोशिश किया। कम्युनिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों मिलाकर करेंगे। उसका भी स्थिति क्या हो गया हमको मालूम है। हमें हमेशा अक्सर पूजनीय सुदर्शन जी वगैरह एक पंचतंत्र की कहानी कहते हैं इसके बारे में। पंचतंत्र में एक हंस का एक झुंड सागर में सरस में स्नान करने के लिए आते। ये देखकर एक कौवा, एक क्रो, उनको लगा इतना चमकने वाला प्रदेश है हंस को, मैं भी हंस बनना चाहता हूं। मेरे साथ में जो रहते हैं मेरे भाई बहन कौवे, ये सब कितना कुरूपी है, वो देखने की अच्छा नहीं, काला काला रहता है, इसलिए मेरे को भी चमकने वाला प्रदेश की जरूरत है, इसलिए मैं उनके साथ जाना चाहते हैं। ऐसा वो छिपकर वहां बैठे। जब हंस स्नान करके हंस सब वापस गए देवलोक में, इन्होंने जाकर वहां देखा। देखने के समय बहुत चमकने वाला प्रदेश मिले, वहां बहुत सारे पंखुड़ियां मिले। उसमें से कुछ लेकर उन्होंने बहुत वेदना सहन करते हुए स्वयं उनके काला प्रदेश सब निकाल दिया। वहां ये चमकने वाला प्रदेश उन्होंने रख दिया। खून भी आ गया, फिर भी परवाह नहीं, क्यों? मैं परिवर्तन करने वाला है ना, परिवर्तन करके मैं हंस बनने वाला है, इसलिए थोड़ा बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। 1951 में मैं ये बताने के समय मेरे मन में आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया, यूएनओ ने। यूएनओ का जो प्रस्ताव का अर्थ इसमें क्या बताया था? पूरे विश्व को आगे जाना है तो उनके कल्चरल बैगेज को छोड़ना पड़ेगा। डेवलपमेंट करना है तो हम जो बता रहे हैं वेस्टर्न मेथड, उस मार्ग से जाना पड़ेगा। जाने के समय यू हैव टू, एक प्रकार से आपको कुछ वेदना सहन करना पड़ेगा। इस प्रकार एक कौवा ने जो वेदना सहन किया है ना, उनके स्वयं का प्रदेश सब उन्होंने निकाल दिया, वहां हंस के रखा। फिर उन्होंने सोचा मैं हंस बन गया है, फिर उन्होंने गया सीधा हंस के ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए गया। हंस लोगों ने वहां के द्वारपालक वगैरह तो वो देखा, देखिए ये तो कुरूपी आ रहा है, राक्षस है क्या मालूम नहीं हो, भूत है क्या, पिशाच है क्या मालूम नहीं, क्योंकि ना कौवा ना हंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा खून भी है, सब कुछ है। लेकिन ये सब बहुत आनंद के साथ जा रहे हैं, प्रसन्नता स्वयं दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गीता कहते हैं अव्यवस्थित चित्तानां प्रसन्नो भी प्रसादो भी भयंकर। ये अव्यवस्थित चित्त मन में आ गया है तो उनके प्रसाद और मुस्कान भी भयंकर हो जाते हैं। इसलिए भयंकर लगा, उन लोगों ने इनके ऊपर आक्रमण किया, भगाया वहां से। उस समय उनको मालूम हो गया सीधा वापस जाएंगे, मेरे कौवा भाई बहनों के साथ कुरूपी है तो भी चलेगा, वहां जाकर रहेंगे। ऐसा वहां जाने के भाई कौवा को भी समझ में नहीं आ रहे, कौवा लोगों को इनके भाई बहन, ये एक राक्षस या भूत या विशेष मृग हमको आक्रमण करने के लिए आ रहा है, ऐसा करके उन्होंने भी भगाया। वो त्रिशंकु में जाना पड़ा। ऐसा एक कहानी है। भारत की स्थिति भी इन लोगों के सत्ता के कारण, न कैपिटलिज्म न कम्युनिज्म न भारत, कुछ भी नहीं है, ऐसे स्थिति में हमको पहुंचाया। मैं इतना सरल रूप में आर्थिक स्थिति के बारे में बताना ठीक है क्या? ऐसा कुछ विद्वान लोगों को लगेगा। ये कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म ये सब बहुत क्लिष्ट विचारधारा कुछ नहीं। ये लोग बताते हैं हमारा विचारधारा कुछ है, बताते हैं, कोई कुछ भी नहीं है। कम्युनिज्म का इकोनॉमिक थियरी यानी क्या है? ईच अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड ईच अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू देयर नीड। एक एक व्यक्ति को उनको क्या चाहते हैं वो सरकार देंगे, कुछ जो कर सकते हैं वो करना है सभी लोग। दिस इज द अल्टीमेट कम्युनिस्ट थियरी। कैपिटलिज्म क्या क्या है? कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूंजीवादी लोग कहते हैं एक एक व्यक्ति का सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पर, स्वार्थ मोह के आधार पर उन्होंने पैसा कमाते हैं, कितना भी कमा सकते कमाओ, वो कमाना देश के लिए समाज के लिए अच्छा होगा, ऐसा उनकी कल्पना है। लेकिन ये दोनों पूरे विश्व को कहां पहुंचाया?
आप सभी को मालूम है, मैं ज़्यादा विस्तार से इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है। 1990s में, यानी पिछले शती के आखिरी दशक में कम्युनिज्म टोटली कोलैप्स हो गया, ऐसा वो लोग कहते हैं। एंड 21वीं शताब्दी के पहले दशक में कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को क्या हुआ था, वो भी पूरी तरह हताश हो गया, निराश हो गया, ध्वस्त हो गया। स्पेशली लेमैन ब्रदर्स कोलैप्स, ऐसा थोड़ा इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए लोग हैं तो उन लोगों को समझ में आ जाएगा, पूरी तरह कैपिटलिज्म भी ध्वस्त हो गया। उन्होंने बताना प्रारंभ किया ये आगे हमको नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए 2005 में मैं ज़्यादा थियरी नहीं बताने वाला नहीं, 2005 में G20 नेशंस का सम्मेलन हुआ, अभी भी होने वाला है G20। इसका अध्यक्षता कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। अभी सबसे ज्यादा आपत्ति कुछ लोगों को क्या है, वो इसका लोगो कमल हो रहा है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। किसी के मन में गर्व नहीं है, किसी के मन में गर्व नहीं, किसी मतलब उन लोगों के मन में गर्व नहीं है, भारत तोड़ो वाले है ना, उनको ये गर्व नहीं है, उनका मेन प्रॉब्लम इसका लोगो है। ठीक है, उस समय G20 नेशंस 2005 है, उस समय उन्होंने एक प्रस्ताव हम पारित किया सर्वसम्मति से। पाश्चात्य लोगों के नेता लोगों ने बताया अभी तक का इतिहास के आधार पर आर्थिक प्रगति का, सामाजिक प्रगति का इतिहास देखने से ये पता चलता है एक यूनिवर्सल रूल, यूनिवर्सल थियरी, चाहे वो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, किसी भी इज्म के आधार पर पूरे विश्व को आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ना है तो अपने अपने राष्ट्र के कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वभाव और स्वरूप और सत्व के आधार पर जाना चाहिए, तब जाकर देश को प्रगति मिलेगा। कहां पहुंच गए देखिए। इसी बात 1965 में यहां माननीय कुंवर सिंह जी साहब ने उल्लेख किया पंडित दीनदयाल जी के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1965 अप्रैल महीने में उन्होंने मुंबई में घोषणा किया, स्वत्व आधारित, स्वत्व केंद्रित प्रगति होना, हम प्लान करना, भारत के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर भारत के प्रगति के लिए, भारत के भविष्य को निर्माण करने के लिए कोशिश करना। ऐसा एक सुचिंतित, सुविचारित, सुसम्मत एक पद्धति है भारत के आर्थिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में ऐसा हमारा प्रगति का मार्ग है, इसको अपनाना चाहिए, इसको लेकर आगे चलने की आवश्यकता है। तब जाकर हम समर्थ हो जाएगा, तब हम संपन्न हो जाएगा, हम सुरक्षित हो जाएगा, हमको आगे जाने का रास्ता वही है। इसलिए परिवर्तन आना चाहिए, शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन आना चाहिए। अभी 2020 का 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई, परिवर्तन का शुरुआत है। शिक्षा क्षेत्र में क्या परिवर्तन आना चाहिए, इसका शुरुआत है। मैंने पहले बताया संस्कृत को क्या स्थान दिया है 1947 में। अभी 2020 का NEP देखिए, संस्कृत को महत्व देने के दृष्टि पर आ गया। इसका कारण क्या है? NEP आप में से कुछ शिक्षक लोगों ने जरूर पढ़े होंगे, विद्यार्थी लोग पढ़ा है क्या पता नहीं, मेरे को पढ़ना चाहिए। मुख्य बात क्या कहता है? ये शिक्षा नीति भारत केंद्रित शिक्षा नीति है। दिस इज द मेन डिफरेंस। अभी तक का जो शिक्षा नीति भारत केंद्रित नहीं था, दिस इज एन इंडिक सेंट्रिक शिक्षा नीति है। इसमें प्रादेशिक भाषा को महत्व दे रहे हैं। शिक्षा के बिना हमको जा नहीं सकते। इतिहास, भारत के इतिहास कौन पढ़ रहे हैं भाई? हम में से कितने लोगों ने सही भारतीय इतिहास पढ़कर अब तक आगे है? आप में से कितने लोगों को बता सकते हैं बाबर को लेकर औरंगजेब तक का जो मुगल सुल्तान का जो कालखंड, कौन किनका बाप है, किसके पोते हैं वो, कितने बानियन ट्रीज कितने बनाया, कितने रोड, सबको पता है ना, हम सभी को लोग मालूम है। बाबर के पुत्र कौन है, पुत्र के पुत्र कौन है, औरंगजेब किसको हराया, किसको हत्या की, ये सब हमको पता है। लेकिन बताइए, यहां बैठे हुए किसी हिस्ट्री अध्यापक को मैं चुनौती देकर पूछ रहा हूं, पूरे विश्व में सबसे लंबे कालावधि में रहे एक डायनास्टी, एक हिंदू साम्राज्य भारत में था, वो साम्राज्य का नाम
और उस साम्राज्य के साम्राज्याधिपतियों के शुरुआत से लेकर अंत तक का राजाओं के नाम बता सकते हैं क्या? अभी पोन्नियन सेल्वन के कारण राजराज चोला, राजेंद्र चोला थोड़ा सा हम सुना है, थोड़ा सा पोन्नियन सेल्वन के कारण, थैंक्स टू मणिरत्नम, सिनेमा के कारण, सिनेमा की शक्ति है वो। लेकिन ये राजराज चोला और राजेंद्र चोला तमिलनाडु के चोल राजा चक्रवर्ती थे, वो सेकंड चोला किंगडम है। फर्स्ट चोला किंगडम, एंशियंट चोला किंगडम और भी है, 2000 साल के पुराना है, मतलब लगभग 1800 ईयर्स रूल किए हुए एक राजवंश पूरे विश्व में कौन सा है बाकी? कितने लोगों को करिकाल चोला का नाम मालूम है, जिन्होंने तिरुचि में एक प्रवाहित हुए कावेरी, फ्लोइंग कावेरी के क्रॉस में 1800 साल पहले, लगभग 1900 साल पहले एक डैम बनाया। अभी भी वो डैम एक्टिव है, इट इज स्टिल इंटैक्ट, दैट इज नोन एज स्टोन डैम और कल्लणा, हमारे साउथ के भाषा में बताए तो कल्लणा अभी भी है। मैं पूछना चाहता हूं, यहां बैठे हुए कितने इतिहास के प्राध्यापक लोग अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को यह सिखाया है? स्टूडेंट्स के बारे में नहीं कर रहा हूं, हमारे यूथ का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ऐसा मत कहिए। हम सब बताने के समय यूथ आर यूजलेस कहते हैं, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं यूथ यूजलेस नहीं है, यूज्डलेस है। उनको ठीक तरह से आप उपयोग नहीं किए, उनको ठीक तरह से दृष्टि नहीं दी है, इसलिए है। चोला, पांड्या, चेरा, ट्रावनकूर, आहम, मराठा, इवन मराठा राजवंश के बारे में कितने मालूम है हम सभी को? लेकिन मालूम है सभी को सल्तनत के बारे में, मुगल के बारे में, निजाम के बारे में, सबको मालूम है। मैं किसी मजहब के बारे में नहीं बता रहा हूं, एक समग्रता से हमारे इतिहास सिखाने की आवश्यकता है क्या या नहीं? किसी को पूछा है तो विच वाज, सभी हिस्ट्री पढ़े हुए लोग बताएंगे, विच एशियन डायनास्टी, एक एशियन साम्राज्य, एक यूरोपियन शक्ति को पूरी तरह हराने वाला एशियन डायनास्टी कौन है, एशियन राज्य कौन से, ऐसा पूछा है तो यहां बैठे हुए सभी लोग उत्तर देंगे, दैट वाज जापान। जापान रूस को हराया 1905 में, जीनो रूस युद्ध, जापान रूस युद्ध में जीता जापान, ये कहानी बताएंगे। लेकिन ये सही है क्या? रूस जापान युद्ध होने के 2-3 साल पहले डच को पूरी तरह, डच डायनास्टी को, साम्राज्य को पूरी तरह हराने वाला, ध्वस्त करने वाला एक हिंदू राजा वीर मार्तांड वर्मा ट्रावनकूर के थे। कहां है इतिहास? ये इतिहास पढ़ने वाला है क्या हम? भारत में स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ पूछा है तो कुछ लोग उत्तर बताएंगे 1885 में। क्यों कहते हैं? उस समय एक इंग्लिश व्यक्ति ने एक पॉलिटिकल पार्टी को शुरू किया, तब जाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, ऐसा कुछ लोग बताएंगे। और एक क्वेश्चन पूछा, 1885 वाज द फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हुआ कांग्रेस शुरू होने के बाद, ऐसा है तो सन्यासी रेबेलियन क्या था भाई? ठीक है, वो ठीक है। अगर नहीं तो 1857 में क्या हुआ? 1857 में, हाँ ठीक है, 1857 है फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा कहते हैं। वो थे क्या? ऐसा वीर सावरकर जी ने भी नहीं बताया है। सावरकर जी का पुस्तक लेकर आप अभी भी देख लीजिए, पुराना पुस्तक का कवर मिलेगा, कहीं उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसा लिखा नहीं, 1857 इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसा लिखा, भारतीय संघर्ष। क्योंकि ये लिखने का कारण भारत के स्वतंत्रता संग्राम इससे भी बहुत पहले शुरू हुआ, बहुत पहले। कब शुरू हुआ? जब भारत के अंदर यूरोपियन फोर्सेस या मुगल फोर्सेस प्रवेश किया, तब से लेकर यहां संघर्ष प्रारंभ हुआ। हमारे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास इटसेल्फ इज ए लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग हिस्ट्री भारत का, बहुत दीर्घकालीन। वो एक समग्र इतिहास भी है, सभी क्षेत्र को स्पर्शी किया, केवल पॉलिटिकल नहीं था। क्यों? भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा केवल राजनीति नहीं था, राजनीतिक सत्ता के लिए केवल नहीं था, समग्र स्वातंत्र्य के लिए था। शिक्षा क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में भी। ऐसा बताने क्यों बता रहे हैं? दादा साहब फाल्के इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन फिल्म, है ना? भारतीय सिनेमा के पिता दादा साहब फाल्के है। दादा साहब फाल्के ने फिल्म कब किया? पहला फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र।
इसके बैक हिस्ट्री जरा दादा साहब फाल्के जी का जीवन ही देखिए। यहाँ फिल्म निदेशक किए हुए जो सम्मान मिले हुए लोग बैठे हैं, क्या था प्रेरणा दादा साहब फाल्के के? अचानक एक दिन में राजा हरिश्चंद्र बनाएंगे, ऐसा ही क्या? नहीं, 1911 में अप्रैल 14 को उन्होंने अमेरिकन इंडियन पैलेस करके, मुंबई का थिएटर है अमेरिकन इंडियन पैलेस, वहां फिल्म देखने के लिए बच्चे को लेकर, उनके बालचंद्र फाल्के छोटे बच्चे को लेकर, पुत्र को लेकर गए। फिल्म उस दिन अमेजिंग एनिमल्स था, जानवरों की कहानी दिखा रहे थे, जानवरों की। देखकर इतना आनंद आ गया, खास तौर पर बच्चे को, क्योंकि दादा साहब फाल्के इंग्लैंड में जाकर फिल्म देखे थे बालचंद्र को। उन्होंने बहुत उत्साहित होकर घर पे जाकर उनके माताजी को, दादा साहब फाल्के जी के धर्मपत्नी को, बाकी बच्चों को, ये सबको बताया, ऐसा देखा, उसमें सिंह आ गया वगैरह वगैरह। ये सुनकर सभी को आनंद। कुछ लोगों ने बताया झूठ बता रहे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही तो कल हम गाएंगे, ऐसा बताया। सब लोग मिलकर दूसरे दिन, मान लीजिए 1911 अप्रैल 15 को उन्होंने गया फिल्म देखने के लिए, फिर से वही थिएटर। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उस दिन फिल्म दूसरा था। फिल्म का नाम द स्टोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ऐसा फिल्म था, क्योंकि उसी दिन ईस्टर था, इसलिए वो फिल्म था। वो भी देखा, वो भी बहुत आश्चर्य चमत्कार है। जीसस क्राइस्ट आ रहे, जूडाइस आ रहे हैं, सेंट थॉमस आ रहे अप्रपाली में, ये देखकर सबको आनंद आ रहा, लेकिन सभी को आनंद आ रहा था, लेकिन फाल्के जी के मन में दूसरा बात चल रहा था। उनके मन में क्या चल रहा था? उनको लगा जीसस क्राइस्ट के जगह पर श्री कृष्ण को दिखाए तो कैसा होगा, जीसस क्राइस्ट के जगह पर श्री राम जी आ गया है तो कैसा हो गया, जुडाइस के जगह पर दुर्योधन आ गया है तो कैसा होगा, शकुनी आ गया है तो कैसा होगा। उन्होंने सोच रहा था स्व के आधार पर, स्वत्व के आधार पर इस फिल्म क्षेत्र को मैं परिवर्तन करना, ये मेरा कर्म है, ऐसा तय करके संकल्प लेकर अमेरिकन इंडियन पैलेस से वो बाहर आ गया। उसी दिन से प्रयास शुरू हुआ। 2 साल के अंदर राजा हरिश्चंद्र को लेकर उन्होंने आया। केवल राजा हरिश्चंद्र नहीं, उसी साल उन्होंने मोहिनी भस्मासुर बनाया। हम तो आइसेनस्टीन के फिल्म के बारे में बाद में चर्चा करिए, हम सब लोग जरा सा चर्चा करिए दादा साहब फाल्के के बारे में, कंसिडर्ड टू बी द पिता भारतीय फिल्म के। मोहिनी भस्मासुर बनाया उन्होंने। हमारे जेएनयू वाले जो बनाए हुए भस्मासुर नहीं है, जेएनयू वालों ने भस्मासुर हमारे सही में देव है। भस्मासुर बहुत अच्छा व्यक्ति थे, ऐसा कहते हैं। मोहिनी सही में बहुत एक, सॉरी टू से, हम माता बहनें बैठे हैं, जेएनयू के कम्युनिस्ट लोग, जेएनयू केवल नहीं है, उस प्रकार के इकोसिस्टम में वाले लोग कहते हैं मोहिनी एक वेश्या स्त्री थी। भस्मासुर को फंसाया कैसे? ये हमेशा महिषासुर को इस प्रकार से काली ने किया, ये सब इन लोगों के काम है, ऐसा कहते हैं। लेकिन दादा साहब फाल्के ऐसा नहीं किया, मोहिनी को देवी के रूप में दिखाया, काली मर्दन उन्होंने बनाया। मैंने ये विस्तार से ये बता रहा हूं, स्व के आधार पर परिश्रम किया। लेकिन ये हिस्ट्री एंड चैलेंजिंग इवन पूना फिल्म इंस्टीट्यूट, अभी भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है दिल्ली में, फिर भी, सॉरी अतुल जी, माननीय कुंवर सिंह जी, वो सब है, फिर भी मैं बता रहा हूं, पूना इन फिल्म इंस्टीट्यूट में दादा साहब फाल्के का रियल इंटेंशन ऑफ मेकिंग फिल्म सिखाते हैं क्या? सिखाते हैं क्या अतुल जी? क्या सुरेश जी? नहीं सिखाते। सो चेंज आना है फिल्म क्षेत्र में, उसके अध्ययन के क्षेत्र में परिवर्तन आना चाहिए। कब ये पूरा दृश्य बदल गया? रियलिस्टिक फिल्म आ गया 1935 से लेकर, तब से लेकर कुछ लोगों ने बताना प्रारंभ किया भारतीयता से क्या मिलना है, थोड़ा रूस के तरफ देखो, इधर देखो, ऐसा करके फिल्म के क्षेत्र में जाति के विभाजन डालने वाला जो फिल्म लाना प्रारंभ किया, तब से लेकर ये सब उल्टा हो गया। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, मेरे को जो समय दिया है केवल 3 मिनट बचे हैं, मैं ज़्यादा उसमें ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। आप सभी के पास शेड्यूल नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, हमारे पास है, उसमें 35 मिनट्स दिए हैं मेरे को, ठीक है। हाँ, किसी को लगेगा ये ज़्यादा ले रहे हैं क्या ये बंदा, ऐसा नहीं, 3 मिनट के अंदर समाप्त करूँगा। मेरा ये पूरा कहने का जो मतलब, भविष्य क्या होना, भारत संपन्न होना, ये भारतीयता के मार्ग से आगे बढ़ना चाहिए। इसमें शिक्षा, इसमें इतिहास, हमारे जो कला के क्षेत्र, अपना जो
पूरा प्लानिंग, योजना कहां से होना? दिल्ली में एयर कंडीशनड रूम के अंदर बैठकर कुछ लोग विचार किया है तो भारत के गांव-गांव की स्थिति समझ में नहीं आ जाएगा। गांधी जी ने बताया, विनोबा भावे ने कहा, दीनदयाल जी ने जो कहा, गांव में भारत बसे है, भारत इज लिविंग इन द विलेजेस। वहां जाकर परिवर्तन करने की आवश्यकता है, वहां ठीक दृष्टि देकर हमको आगे बढ़ने के लिए काम करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ भविष्य के भारत के बारे में एक ही बिंदु बताकर मैं समाप्त करूंगा। क्या है वो? भारत भविष्य में, भविष्य यानी बहुत 1000 साल के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, विद इन 25 ईयर्स भारत पूर्व स्थिति में आना चाहिए। सभी स्थिति में पूर्व स्थिति में आर्थिकता के दृष्टि पर देखा है तो उससे भी आगे बढ़ना चाहिए। कम से कम भौगोलिक दृष्टि पर भारत अखंड होना चाहिए, अखंड भारत का साक्षात्कार होना चाहिए। नहीं तो फिर क्यों हम ये काम करना है? क्यों करना है? 1947 अगस्त 15 को सुबह पौंडीचेरी AER आकाशवाणी के द्वारा महर्षि अरबिंदो ने एक भाषण दिया, पूरे भारत को एक मैसेज दिया महर्षि अरबिंदो ने। उन्होंने एक मैसेज में 5 ड्रीम्स के बारे में बताया, मेरे मन का 5 सपना। क्या है 5 सपना? भविष्य के भारत में सोचने वाले हम सभी लोगों के मन में होना चाहिए। फर्स्ट, यूनाइटेड भारत, अखंड भारत, भारत अखंड होना, भारत सुरक्षित होना, स्वतंत्र होना, ये पहला। दूसरा, स्वतंत्र, संगठित, अखंड भारत, सशक्त भारत के नेतृत्व में पूरा एशिया भूखंड सशक्त होना चाहिए। कल्पना देखिए, अखंड, सशक्त, संस्कारित, स्वतंत्र भारत के नेतृत्व में संगठित होने वाला एशिया, नहीं तो जम्बूद्वीप के नेतृत्व में पूरे विश्व एक होना चाहिए। ग्लोबल मिशन हमारा, वैश्विक दृष्टि। और उसी के साथ साथ पूरे विश्व में भारत के आध्यात्मिकता से आप्लावित होना चाहिए। वी हैव टू डेल्यूज द होल वर्ल्ड विथ इंडियन स्पिरिचुअलिटी, भारतीय आध्यात्मिकता से ये करना चाहिए। ये चारों हो गया है तो पांचवा समझने में थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा प्रयास, थोड़ा विषमता आप लोगों को लेकर के मेरे को भी लग रहा है। वो बता रहे हैं हम सुपरमैन होना चाहिए। भारत के केवल नहीं, पूरे विश्व का मनुष्य अतिमानव होना चाहिए, क्योंकि आज मनुष्य एक उत्क्रांति के संघर्ष में है, एक क्राइसिस ऑफ एवोल्यूशन में है। आगे जाना चाहिए, एवोल्यूशन आगे, यानी विकास, उत्क्रांति, उत्क्रम होना चाहिए। दिस वर द 5 ड्रीम्स महर्षि अरबिंदो ने देखा। ये 5 ड्रीम्स पूरा करना, दैट इज भविष्य के भारत के भविष्य वैसा उस प्रकार से निर्माण करने के लिए हम सब मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उसमें फिल्म भी है, उसमें मीडिया को भी ठीक करना चाहिए। मैं अंत में जाने के समय तो थोड़ा दुखदायक एक न्यूज़ आपको सुनाना चाहता हूँ। यहाँ दृश्य माध्यम के, एक टीवी माध्यम के एक महान व्यक्तित्व भी है, इसलिए मैंने सुना एक न्यूज़ आपको सुनाना चाहता हूँ। कैसे है आज के मीडिया। के तौर पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आज से अपना कार्यभार संभाल लिया। केंद्र सरकार एक सफाई किसका आवाज है? के खिलाफ अपील लेकर कोर्ट में आई। मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र को ही फटकार लगा और कहा कि ये क्या हो रहा है। केंद्र सरकार एक सफाई कर्मी के खिलाफ अपील में यहां तक आई है। इतनी शक्तिशाली सरकार और एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ यहां तक आ गई। सॉरी, डिसमिस, अपील खारिज हो गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश किसका आवाज से मालूम है क्या? हाँ, ये मीडिया के सबसे मॉडर्न मीडिया के प्रतिनिधि है। ये न्यूज़ क्या है मालूम हो गया है क्या? तमिलनाडु सरकार, क्योंकि ये रवि क्या है इनका नाम, हाँ कुछ भी हो, ये वो नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उनका नेता है वहाँ सत्ता करने वाला स्टालिन ने एक केस डाला एक सफाई कर्मचारी को जॉब रेगुलराइज करने के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, क्या एक सरकार एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ केस लड़ रही है क्या? डिसमिस कर दिया। लेकिन देखिए इतने सरासर झूठ बात कर रहे हैं ये NDTV के पत्रकार। वो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने केस लेकर आए, हमारे जो नया उच्च न्यायाधीश ने इस प्रकार का काम किया, ऐसा कह रहे। दिस इज
सुदर्शन के साथ इस प्रकार के मीडिया भी अभी भी है। इन लोगों के साथ इन्होंने जो बताया, एक युद्ध है, ये रण है, नैरेटिव का वार है। ये नैरेटिव को वार चलने दो, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू फेस दम, हेड ऑन फेस करना चाहिए। ये हेड ऑन फेस करने के लिए चाहिए भौतिक क्षत्रिय, विचार के क्षेत्र में लड़ने वाले भौतिक क्षत्रियों का, भौतिक क्षत्राणियों का की जरूरत है। ऐसा क्षत्राणी और क्षत्रियों के बनाने का बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाले जो ये हमारे जो प्रेरणा केंद्र, हम सभी को प्रेरणा देने वाले प्रेरणा केंद्र को और आगे बढ़ने के लिए ईश्वर की कृपा होंगे, माँ सरस्वती हम सभी को अनुग्रह देंगे। ऐसा कहकर मैं मेरी 4 शब्द को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे।